चलते टाइम पे अगर हम लोग वॉकिंग को एक्सरसाइज की तरह ले रहे हैं तो क्या हमको फ़ोन्स पे बात करनी चाहिए? देखिए, फ़ोन पे जब बात करते हैं तो हमारा माइंड का, ब्रेन का अटेंशन डिस्टर्ब हो जाता है। हमारा ध्यान पूरा बातों पे रहता है, हमारे हमारे फुट मूवमेंट पे, हैंड मूवमेंट पे हमारा ध्यान नहीं होता है। और अगर आप उसको कम्प्लीटली मूवमेंट नहीं देते तो एज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज वो आपके लिए इतना वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि आपके प्रॉपर मूवमेंट के लिए आपके दोनों हाथ और दोनों पाँव का एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और जितना आप अच्छे से हाथ का मूवमेंट करेंगे तो हाथ की भी एक्सरसाइज हो रही है। अगर आप सिर्फ हाथ ऐसे करके चलेंगे तो हाथ की एक्सरसाइज नहीं हो रही है और मे बी अननेसेसरी दूसरे कोई मसल ग्रुप्स पे उस पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस हो रहा है। मोबाइल का फ़ोन उपयोग सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स का रखना चाहिए। कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करिए बट उस पर पूरा फोकस और ब्रीदिंग के साथ करना चाहिए। वॉकिंग एंड टॉकिंग आर नॉट सेफ। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग फ़ोन पे चलते टाइम पे बात करते हैं उनके एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये बताओ कि किसी को वॉकिंग के टाइम पे प्यास लगती है तो वॉकिंग के टाइम पे पानी पी सकते हैं और पानी की बोतल अपने साथ रखना चाहिए, या फिर पानी की बोतल पहले आप पानी पी के घर से निकलें? क्या आप सजेस्ट करेंगे? नहीं, बहुत सारा पानी घर से एकदम से पी लिया और फिर घर आके पीना, ऐसा नहीं। आपकी बॉडी को आपको लिसन करना है कि हाउ द बॉडी से, अगर बॉडी को प्यास लगी है, गला सूख रहा है, तो आपको बीच में रेस्ट भी लेना है, सिप्स ऑफ वाटर भी लेने हैं। तो यू शुड कैरी अ बॉटल, अ टॉवल टू वाइप योर स्वेट एंड अ वाटर बॉटल, कि अगर आपको डिहाइड्रेशन लग रहा है तो सिप्स ऑफ वाटर बीच बीच में हम बोलते हैं, बहुत एक्सेस अमाउंट में नहीं बोलते बट सिप्स ऑफ वाटर बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि जब वॉकिंग हो रहा है तो इसमें एक फोर्थ चीज़ हो रही है जिसको हम बैलेंसिंग एक्ट बोलते हैं। क्योंकि जब आप वॉक कर रहे हैं तो बीच में कुछ ऐसे पीरियड ऑफ टाइम होते हैं जब यू आर ओनली ऑन योर हील और ऑन योर टोज ऑफ वन फुट, मतलब एक ही पैर के आप या तो हील पे होते हैं या टो पे होते हैं। तो एक दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ बैलेंसिंग एक्सरसाइज भी है जिसमें बॉडी बैलेंस भी सीख रही है और बैलेंस भी उनका कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हो रहा है। इसलिए जब आप फ़ोन और मोबाइल्स पे बात करते हैं तो आपका वो बैलेंस बिगड़ सकता है और इंजरी होने के, लिगामेंट स्ट्रेन या फिर एक्सीडेंट होने का खतरा हो सकता है। बहुत बढ़िया, आपने मेरे अगले क्वेश्चन का आंसर दे दिया। वॉकिंग इज़ ए ब्रिलियंट फॉर्म ऑफ लूजिंग एंड रिकवरिंग द बैलेंस। तो जैसे आपने बोला, हम लोग एक पैर पे एक टाइम पे या तो फुट पे होते हैं या एंकल पे होते हैं और दूसरा पैर हमारा हवा में होता है। तो जिन लोगों को स्पेशली पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्ट सर्जरी, पोस्ट स्ट्रोक वॉकिंग जब रिकवर करते हैं तो ज़्यादा मसल्स रिक्रूट होते हैं और बॉडी अपना बैलेंस करना सीखती है। स्पेशली पार्किंसंस में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। अच्छा, बहुत लोगों को कमर में दर्द होता है और वो बोलते हैं कि हमारा वॉकिंग करने से कमर में दर्द बढ़ जाता है। पहले तो ये बताएं कि कमर में दर्द वालों को वॉकिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे केस टू केस आपको ऑर्थोपेडिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस लेनी पड़ेगी, बिकॉज वी डोंट नो कि उनका मेडिकल प्रॉब्लम क्या है, पैथोलॉजी क्या है। कई बार ये स्लिप डिस्क के इश्यू होते हैं, कई बार साइटिका होता है, कई बार नी जॉइंट इश्यूज होते हैं। पर सभी केसेस में आपको एक्टिव रहना तो ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर आपको बंद कर देते हैं कि अभी आप आराम करें, क्योंकि जितना आप आराम करेंगे मसल्स और जॉइंट्स उतने ही ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगे। यू हैव टू कीप योर सेल्फ एक्टिव, यू हैव टू कीप डूइंग डे टू डे कोर एक्टिविटीज़। और वॉकिंग एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो हम यहाँ बात कर रहे हैं। अगर आपको कमरे में रसोई तक पानी लेने भी जाना है तो यू हैव टू वॉक। तो इसलिए ये जो बात है दिमाग से निकाल देनी चाहिए। लेकिन अगर वॉक करने से किसी का पेन रेडिएट हो रहा है, पाँव में ज़्यादा भर रहा है, कोई नर्व कंप्रेशन है, तो आपके ऑर्थोपेडिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस में आपको ये करना पड़ेगा। वॉकिंग पूरी बॉडी के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, स्पेशली बैक के लिए। जब हम चलते हैं तो हमारा पूरा बैक का जो भी मसल्स होता है वो सारा रिक्रूट होते हैं। रिक्रूट होने का मतलब है वो सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और मजबूत होते हैं। इनफैक्ट वॉकिंग को बैक सर्जरी के रिकवरी प्लान में इंक्लूड किया गया है और जो लोग को वॉक करते हैं रूटीनली उनको रिकरेंस ऑफ बैक पेन कम होता है। तो इसका सिंपल आंसर है, अगर आपको बैक पेन हो रहा है 1-2-3 दिन आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, अपना पेन रिलीफ करने के जो भी आप अल्ट्रासाउंड या जो भी चीज़ लेना है, एक बार पेन रिलीफ हो जाए तो दोबारा आप वॉकिंग स्टार्ट कर दें। हाँ, शुरू के 15-20 दिन अगर आप न्यू वॉकर हैं तो आपको तकलीफ हो सकती है क्योंकि आपकी मसल्स यूज्ड टू नहीं है। जैसे ही आपको 15-20 दिन होंगे आपको यकीन माने बहुत मज़ा आने लगेगा। अच्छा, ये बताओ कि वाटर वॉकिंग और बैलेंस का कुछ लेना देना है? ये जो आपने बात करी है सवाल में, यह है, इसको हम हाइड्रोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं।
और पानी में जैसे जो ओल्डर एज ग्रुप है या कोई इंजरीज हुई है तो कई बार ऐसा बोलते हैं कि जो वाटर में जो एक्सरसाइजेस होती हैं जैसे स्विमिंग हो गई या वाटर में जो थेरेपी हो रही है वो जॉइंट्स के लिए और स्पेशली जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। वो बैलेंसिंग भी बॉडी का इम्प्रूव करता है और ओवरऑल उसमें जो लोड पड़ रहा है जॉइंट्स पे वो कम हो जाता है। मतलब जब हम लोग स्विमिंग पूल में या पानी में जब चलते हैं तो पानी पूरी बॉडी को रेजिस्ट करता है, तो हमारी पूरी बॉडी एंगेज होती है, पूरी बॉडी रिक्रूट होती है, राइट फ्रॉम शोल्डर्स, बैक, हिप्स, लेग्स। तो उसमें हवा में चलने से जब हम लोग रोड पे चलते हैं तो उस पर रेजिस्टेंस कम आता है। तो एक तो आपका ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है, वेट लॉस के लिए बहुत बढ़िया है और ज़्यादा जॉइंट्स पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है जैसा सपना ने बोला, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। अच्छा, फीमेल्स में जिन लोगों को रेगुलर पीरियड्स नहीं आते, एनोवुलेशन होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होता है, तो उन लोगों के लिए वॉकिंग क्या ओव्यूलेशन इंप्रूव करता है? देखिए, पीसीओएस की बात करें तो एक्सरसाइज 30 to 40 मिनट्स पर डे 30 डेज अगर आप करें तो वो तो एडवाइसेबल है ही कि कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आपको करना है, क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है और यही मेन कारण है आपकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस का। तो हम उनको अब एक्सरसाइज दे कैन डू वेरियस टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस। लेकिन अगर आप लेट हो गए हैं, आप कहीं ऑफिस में वर्क प्लेस में अटक गए, तो ट्राई करिए कि वॉकिंग के फॉर्म में गाड़ी दूर पार्क कर दी, सीढ़ी चढ़ ली, कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप करिए और इसको एवरीडे इंकॉर्पोरेट करिए। बहुत सारे फीमेल्स का सवाल है कि उनके पेट की चर्बी बढ़ गई है, पॉट बेली हो गया है, तो क्या ये वॉकिंग से पेट की चर्बी कम हो जाएगी? देखिए, पॉट बेली की जैसे खास तौर से मेनोपॉज के बाद 40+, खास तौर से डिलीवरी के बाद जो वेट बढ़ जाता है और पेट थुलथुल हो जाता है, तो अगेन जो नई मदर्स बनी हैं और उनके अभी डिलीवरी को मे बी 2 to 3 मंथ्स हुआ है और वो रिकवर कर रही है और अब वो मोबाइल हो रही हैं, तो इनिशियली हम लोग उनको वॉकिंग ही बोलते हैं कि आप वॉकिंग करना शुरू करिए बेसिक्स, ताकि आपके टाँके जब तक रिकवर हो रहे हैं, आप अपने आप में पूरी स्ट्रेंथ रिकवर कर रहे हैं, आप फिट फील कर रही हैं, तब तक आप ये वॉकिंग के साथ चलिए और फिर धीरे धीरे बाकी सारी एक्सरसाइजेस आप उसमें इंकॉर्पोरेट करिए। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप एक हफ्ते में 2.5 से 3 घंटे की विगरस वॉकिंग करें, 35 से 40 मिनट रोज विगरस वॉकिंग करें, तो आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर करीब आधा से 1 इंच पेट आपका चर्बी कम हो सकता है। अच्छा, ये हमको खाना खाने के पहले चलना चाहिए या खाना खाने के बाद चलना चाहिए? देखिए, अगर आप एक्सरसाइज के पर्पज से अगर उसको कर रहे हैं कि आपका ये डेली का 30 मिनट्स 40 मिनट्स या 1 आवर का एक्सरसाइज का पैटर्न है, तो वो एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। अगर कोई छोटा मोटा स्नैक लिया है तो उसके 20 से 25 मिनट के बाद आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और ओल्डर एज के लिए कर रहे हैं, तो वो जो आप खाने के बाद जो कैजुअल वॉक होता है वो एक अलग चीज़ है, जो आपकी जो शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल में रखता है, आपको फील गुड कराता है, अच्छी नींद दिलाता है। तो वो रात की जो वॉकिंग है उसका कॉन्सेप्ट अलग है। दूसरी चीज़ ये है कि मॉर्निंग की वॉकिंग हम मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और जो नाइट की वॉकिंग है वो हम बेसिकली हमारे शुगर लेवल्स और ब्लड प्रेशर के लिए कर रहे हैं। तो ये खाना खाने के बाद जो डायबिटीज़ में वॉकिंग करते हैं, तो खाना खाने के कितनी देर के बाद करना चाहिए, कितना देर तक करना चाहिए हमको वॉकिंग? खाना खाने के 40 से मतलब आई थिंक 45 मिनट्स टू 1 आवर के बाद कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने खाना खाया है तो वेट फॉर सम टाइम जब आप कंफर्टेबल लगे आपको, और उसके बाद 15-20 मिनट आपको करना चाहिए। देखिए, डायबिटीज़ के लिए जब हम पोस्ट पैरेंटल वॉकिंग करते हैं, पोस्ट पैरेंटल बॉडी में शुगर पीक आने में 1 से 1.25 घंटा लगता है और उसके 1 से 1.25 घंटे के बाद इंसुलिन स्पाइक आता है। तो हम लोगों को शुगर भी कम करना है और शुगर जब कम करेंगे, बेसिकली जब हम वॉकिंग चालू करेंगे खाना खाने के बाद, वॉकिंग के लिए मसल्स को एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में चाहिए होती है। 1 घंटे के बाद बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो वही ब्लड में से ग्लूकोज मसल्स ले लेंगे, तो आपका पोस्ट पैरेंटल ग्लूकोज स्पाइक कम होगा और पोस्ट पैरेंटल ग्लूकोज स्पाइक कम होगा तो उसके 1 घंटे के बाद आने वाला इंसुलिन स्पाइक भी कम होगा। तो उस हिसाब से डायबिटीज़ भी कम कंट्रोल में रहेगा और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ वाले पेशेंट्स को भी कंट्रोल में रहेगा। अच्छा, ये बताओ कि वॉकिंग से हमारी फैट बर्न होती है या मसल बर्न होती है? देखिए, एक्सेस वॉकिंग नहीं करना है, आपको अपनी बॉडी को टाइम टू टाइम एनालाइज करना पड़ेगा। अगर लंबा आप वॉक कर रहे 10 किलोमीटर्स और यू आर हैविंग जॉइंट पेन या मसल सोरनेस, तो आपको एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस भी हफ्ते में 2 to 3 टाइम्स इंकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। पर से वॉकिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज।
बट इट इज़ नॉट अ वेरी कंप्लीट एक्सरसाइज, क्योंकि जब हम एक्सरसाइजेज की डिफरेंट वेराइटीज़ की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज भी सारे ही एज ग्रुप्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन एल्डर एज ग्रुप्स के लिए और मेनोपॉजल फीमेल्स के लिए भी, जो बोन डेंसिटी को बढ़ाने में मदद करता है, मसल्स को सार्कोपीनिया मतलब ओल्डर एज में जो मसल लॉस होता है उसको कम करता है, बोन को मजबूत बनाता है। यंगर एज में जो एडोलेसेंट किड्स है उनके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारे एज कैटेगरी को 2 to 3 टाइम्स पर वीक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज जैसे रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज इंकॉर्पोरेट करना चाहिए, जो खुद के बॉडी वेट्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेज हो सकता है, डांस हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है। वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, बट यू हैव टू चेंज योर कैटेगरी ऑफ एक्सरसाइज टाइम टू टाइम। अगेन आपका जैसे ये सवाल है, हालांकि वॉकिंग फैट बर्न करता है, मसल नहीं करता है। जब हम चलते हैं तो मसल काम करती हैं और मसल वो मजबूत होती है, लेकिन कोई भी मसल को बढ़ाने के लिए, बल्क करने के लिए हमको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी है, जैसे आपने ने बोला, और वॉकिंग एक रेजिस्टेंट एक्सरसाइज नहीं है। अच्छा, क्या ये पीरियड्स के टाइम पे फीमेल्स वॉक कर सकते हैं? उनको क्रैम्प्स व्रैम्प्स ज़्यादा होंगे, कम होंगे, या पीरियड ज़्यादा कम होगा, ऐसा कुछ होता है? कि पीरियड्स के टाइम पे एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं, ये बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है, सभी फीमेल्स हमसे पूछते हैं। अभी पीरियड्स के टाइम में मैं ये बोलती हूँ कि आप अपनी बॉडी को सुनिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा लेग क्रैम्प्स हो रहे हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, तो आप बॉडी को थकाइए मत। छोटा मोटा हल्का एक्सरसाइज कर सकते हैं, नहीं तो उस तरह के टाइम पे आप जो मेडिटेशन वगैरह है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, या अपर बॉडी एक्सरसाइजेस आप घर पे करिए, जो आपको फील गुड भी कराएगा और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं करेगा। हालांकि थोड़ा सा चलने से थोड़ा मन खुश होता है और वो ब्लोटिंग और उसमें कम करता है। तो क्या नॉर्मल डिलीवरी का रेट बढ़ाने में वॉकिंग मदद करती है? बहुत सारी फीमेल्स लास्ट मंथ में हमने देखा है वॉकिंग करते हैं, इवन लेबर रूम के बाहर वॉक करते हैं। तो क्या नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस बढ़ जाता है उससे? देखिए, लोगों में ये धारणा है कि वॉकिंग करने से शायद बच्चा नीचे उतरेगा, ऐसा बोलते हैं। हम प्रेग्नेंट फीमेल की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिकली अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर वॉकिंग करी जा रही है तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए दिस इज़ नॉट इनफ। अगर नॉर्मल डिलीवरी करानी है तो उसके लिए हमको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस सीखनी पड़ेंगी, फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में सीखनी पड़ेगी, और घर में कोई एल्डर या बड़ा कोई है और उसके साथ करनी पड़ेगी। अकेले तो हम ये एडवाइस नहीं करते हैं। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए स्क्वाट्स वाली जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो सबसे बेस्ट होती है। पर ओवरऑल प्रेगनेंसी में वॉकिंग, पहली तिमाही हो, दूसरी हो या तीसरी हो, क्योंकि डाइजेशन का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, खाना नहीं पचता है, इसलिए अगर वो थोड़ा चलते हैं तो उनका खाना हजम होता है, खाना नीचे उतरता है, फ्लैटस पास होता है एंड दे फील गुड। तो क्या SUI और प्रोलैप्स वाले पेशेंट को, जिनको पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर्स हैं, उनके लिए अपार्ट फ्रॉम कीगल्स वॉकिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है? वॉकिंग भी अच्छी एक्सरसाइजेज है, क्योंकि उसमें हम पेल्विक फ्लोर मसल्स भी यूज़ कर रहे हैं। बट बहुत कम लोगों को ये जानकारी है, जैसे हम शुरू से वीडियो में बात कर रहे हैं कि वॉकिंग के लिए जो करेक्ट पोस्चर है, जैसे आपने पहले भी बताया था कि बॉडी को स्ट्रेट रखना है, शोल्डर आपके ब्रॉड होने चाहिए, कोर मसल्स आपके इंगेज्ड होने चाहिए, क्योंकि कोर मसल्स आर द मेन मसल्स जो हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स के भी एक पार्ट है। और जब अगर हम कोई भी एक्सरसाइज की अगर आप वीडियो देखिए, और जो ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं वो कोई भी एक्सरसाइज के पहले हमेशा बोलते हैं कि आप अपने कोर को एंगेज करिए। कोर को एंगेज करिए मतलब आपके जो पेट के और सेंट्रल मसल्स है बॉडी के, उसको आप अंदर दबा के रखिए। उससे आपका पोस्चर खराब नहीं होगा, आपकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी और वो भी स्ट्रेंथन होते रहेंगे। ये हम लोग वर्ड एंगेजमेंट और रिक्रूटमेंट बार बार यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमको माइंडफुली वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है और उसको काम में लाना है। एक होता है इनवॉलेंट्री, मेरा हाथ हिल रहा है, ये इनवॉलेंट्री है, मैं माइंडफुली नहीं कर रहा हूँ। लेकिन माइंडफुली करने का मतलब है हम लोग पूरा कोर को एंगेज करके रखें। थोड़ा सा हालांकि उसको समझाना डिफ़िकल्ट है। अच्छा, क्या कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स में भी वॉकिंग काम करती है? अगर करती है तो कैसे करती है? ये तो आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसी का बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, LDL बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बहुत ज़्यादा है। मैं थोड़ा टेक्निकल बात कर रही हूँ कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। और आजकल बॉडी चेकअप का बहुत ज़्यादा रिवाज भी है, और बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं कि उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अचानक, इवन फीमेल्स, यंगर फीमेल्स, PCOS फीमेल्स में तो यंगर एज में भी डिसलिपिडीमिया देखने में आ रहा है। तो वॉकिंग इज़ बेस्ट फॉर योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, फॉर योर मेटाबॉलिक हेल्थ, जिसमें डायबिटीज़ आ गया, मोटापा आ गया, ओबेसिटी आ गया, हाइपरटेंशन आ गया और आपके डिसलिपिडीमिया, एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल्स। अल्टीमेटली जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है वो शुगर से ही बनता है।
वॉकिंग जब करते हैं तो शुगर और ग्लूकोज ज़्यादा यूटिलाइज होती है, तो एक्सेस ऑफ शुगर लिपिड में कन्वर्ट नहीं होता है, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिक कम होता है। अच्छा, बहुत सारे यंग बच्चियां जो आती हैं 20-30 इयर्स के, वो बोलते हैं कि हम लोग वॉकिंग का टाइम नहीं होता है, उससे अच्छा हम लोग रनिंग करें, तो कैसा? नहीं, एज ग्रुप वाइज एक्सरसाइज को डिवाइड करना पड़ेगा। यंगर एज के लिए तो हर दिन उनको आधा से पौन घंटा एटलीस्ट 1 आवर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जाना चाहिए, जो उनको ओवरऑल फिट रखेगा। क्योंकि वॉकिंग एक्सरसाइज पर से इज़ नॉट इनफ फॉर देम। साइकिलिंग हो गई, कोई भी स्पोर्ट्स हो गया। अभी बहुत देर से हम बात कर रहे हैं कि वॉकिंग से बीपी कंट्रोल में रहता है, वॉकिंग से डायबिटीज़ कंट्रोल में रहता है, लेकिन वॉकिंग अकेला कुछ नहीं कर पाएगी। आपको आपकी डाइट को भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा, तो ही वो, अगर आप खूब हैवी खा रहे हैं और चलो मैं वॉक कर लेता हूँ और मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी, तो ये एक मिसनोमर की तरह है। वॉकिंग पर से कुछ नहीं कर पाएगी, आपकी डाइट और बाकी सब चीज़ें, लाइफस्टाइल चेंजेस भी इक्वली इसमें इन्वॉल्व है। रनिंग और वॉकिंग में मैं एक चीज़ बोलूँगा, आपका एम क्या है कि आपको किस चीज़ के लिए आप रनिंग कर रहे हैं। अगर आपको स्पोर्ट्स एथलेटिक्स के लिए फिटनेस रखना है तो यस, ऑक्सीजन कैपेसिटी और CO2 बिल्डिंग के लिए आपको वॉकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर आपको रूटीन में फिट रहना है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, अच्छा सोना है, फ्रेश रहना है, तो उसके लिए वॉकिंग ज़रूरी है। एक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से आप अगर आधा घंटा वॉकिंग करते हैं तो 15 मिनट रनिंग में ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट कैलोरीज बर्न होती हैं। लेकिन रनिंग चूँकि हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, उसमें देर आर मोर चांसेस ऑफ इंजरी, नी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने के चांस हैं, क्योंकि हम लोगों को रनिंग एक स्किल की तरह नहीं करते। एक रनिंग भी एक स्किल होती है कि आपका कौन सी जगह पे आप लैंड हो रहे हैं, कौन से जॉइंट पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, उस जॉइंट का आपके स्पाइन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। हम लोग सब एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ रनिंग करते हैं। अगर आपने प्रॉपर अंडर ए ट्रेनर, क्वालिफाइड ट्रेनर रनिंग कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूटीन में रनिंग नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ देना चाहूँगी कि जो वॉकिंग भी अगर हम कर रहे हैं ना, तो वार्म अप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि अचानक से बिस्तर से उठे और हम वॉकिंग करने चले गए। उसमें हमारे बिस्तर से उठने के बाद और एल्डर एज ग्रुप में खास तौर से स्टिफनेस बहुत होती है, तो छोटा सा 5 से 7 मिनट का या 10 मिनट का सिंपल वार्म अप, जिसमें कंधे, कमर, पाँव, जो वार्म अप सिंपल सूक्ष्म व्यायाम की कहीं सारी वीडियोस भी अवेलेबल है और सबको आता भी होता है, वो करना चाहिए। क्योंकि ये वार्म अप क्या करेगा, जॉइंट्स को मोबिलाइज करेगा, मोबाइल बनाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, मसल्स को गर्म करेगा, मसल्स को में ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, और उसके बाद जब आप वॉकिंग करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर भी पाएंगे, आपके पाँव भी अच्छे बढ़ेंगे और इंजरीज भी कम होगी। ये 35-40 मिनट जो हम लोग वॉकिंग करते हैं, तो क्या हमको रोज़ चलना चाहिए या बीच में 2-3 दिन गैप रखना चाहिए या ऑल्टरनेट डे चलना चाहिए? देखिए, इसमें कई सारे स्कूल्स ऑफ थॉट है। ऐसा बोलते हैं कि 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर वीक, तो 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइजेज पर वीक अगर हम समझे तो लगभग 30 to 40 मिनट्स पर डे के हिसाब से हम गिनते हैं, और उसमें 1 और 2 डेज ऑफ रेस्ट पीरियड उस टर्म्स में समझ लीजिए कि मे बी उस दिन आप बिजी हो गए, बीमार हो गए, या फैमिली में और कोई इश्यूज़ है, या प्रोफेशनल प्लेस पे कुछ और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो सब आपको है ना एरर मार्जिन रखना पड़ेगा। बट ट्राई करिए कि हर दिन एक्सरसाइज को अपनी डे टू डे दिनचर्या में इनकॉर्पोरेट करिए। बहुत सारे मेल्स और फीमेल्स बोलते हैं कि उनको नी जॉइंट में पेन है, एंकल में पेन है, तो हम वॉकिंग नहीं करेंगे। तो क्या वॉकिंग जॉइंट्स के लिए अच्छा नहीं है? वॉकिंग जॉइंट्स के लिए एक अच्छा एक्सरसाइज है, लेकिन उनको क्या इंजरी है और एग्जैक्टली उनको क्या प्रॉब्लम है, पहले वो कंफर्म करिए। फिर अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ आप एक्सरसाइज चालू करिए, अपने जॉइंट्स को मोबिलाइज करिए और मसल्स को स्ट्रेंथन करिए, और साथ में वॉकिंग भी स्टार्ट करिए। अगर जॉइंट पेन में आप जॉइंट को मोबाइल नहीं रखेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जॉइंट स्टिफ हो जाएगा और पेन और बढ़ जाएगा। शुरू के 2-3 दिन, 4 दिन, हफ्ता रेस्ट के बाद आप उसको मोबिलाइज करना चालू करें। जब वॉक करते हैं तो जॉइंट्स के आजू बाजू की मसल्स काम करती हैं, जॉइंट को मोबिलाइज करती है, जॉइंट को लुब्रिकेट करती हैं और जॉइंट को मजबूत होने में मदद करती है। इसलिए जॉइंट्स का मूवमेंट, कंटिन्यूस मूवमेंट होना ज़रूरी है। आंसर ये है कि अगर आपको कोई मेजर पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है तो आपको काम नहीं करना चाहिए, मतलब वॉकिंग चालू रखना चाहिए। अच्छा, ये बताओ कि वॉकिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी है क्या? नहीं, वॉकिंग एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी है, क्योंकि यहाँ पे मसल वर्क कर रही है,
लेकिन टाइम टू टाइम आपको उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। मे बी पहले आप स्लो वॉक कर रहे थे, अब मॉडरेट पेस में वॉक कर रहे हैं। मे बी पहले आप है ना 2 किलोमीटर्स जा रहे थे और अभी आपने ग्रेजुअली इसको 2.5 और 3 बना दिया है। तो आपको टाइम टू टाइम अपनी मसल को चैलेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मसल को एंड्योरेंट बनाना है कि अब उनकी इतनी कैपेसिटी हो गई है, मसल इतने पावरफुल हो गए कि पहले आप 2 पे थक जाते थे और अब आप 3 तक भी पहुंच पा रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन इसका, लोग बोलते हैं हमारे पास वॉकिंग का टाइम नहीं है, आप उनको क्या एडवाइस करोगे? देखिए, मैं तो वॉकिंग का टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो 10,000 स्टेप्स है वो आपको डे टू डे एक्टिविटी में डालना चाहिए। जैसे अगर आप 3rd फ्लोर पे रहते हैं तो आप लिफ्ट मत यूज़ करिए। 3-4 बार अगर आपका ऊपर नीचे जाना होता है, दैट इज़ इनफ फॉर अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। अगेन, आप बच्चों के साथ आप उनको क्लासेस में छोड़ने जाइए, क्लासेस से लेके आइए। आसपास क्लासेस हैं, बहुत ज़्यादा दूर है तो वो अलग बात है, लेकिन नियर बाय क्लासेस है, टेम्पल है, आप वहाँ जाइए। एल्डर्स के लिए तो सबसे बेस्ट है कि अपना टेम्पल के दर्शन कराए, मंदिर के दर्शन भी कराए और उनका वॉक भी हो गया। खास तौर से सब्जी लाना है, फ्रूट्स लाना है, हरी हरी सब्जियां और फ्रूट्स फ्रेश भी लेके आइए। ऑनलाइन शॉपिंग को अवॉइड करिए। अगर आपको रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जाना है तो वाई नॉट गो टू द रेस्टोरेंट रादर देन जोमेटो और स्विगी से घर पे मंगाने की जगह। अनलेस इट इज़ एन इमरजेंसी, आप वहाँ जाइए, आप कार ड्राइव करके जाएंगे, आप उतरेंगे, वहाँ सीढ़ी चढ़ेंगे, बैठेंगे, एक एवरी फॉर्म में आप अपनी बॉडी को हिला रहे हैं। और ये सब चीज़ें आपको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। और ये सब चीज़ें दिन पर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप वॉक करिए, घर में वॉक करिए, वरांडा में बात करिए, आप पोर्च पे बात करिए। तो दिस इज़ अपने आप में स्टेप्स बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा सपना आपने बताया। इंटरप्टेड सिटिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, मतलब हमको कंटिन्यूस नहीं बैठना है। हर 1 घंटे बैठने पे हमको 5 मिनट खड़े होके कुछ ना कुछ काम करना है। पानी लेके आना है, रिमोट लेके आना है, कुछ सोफ़ा ठीक करना है। एक तो कंटिन्यूस नहीं बैठना है और अपने ADL एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है। और कंसिस्टेंसी और परसेवरेंस इज द की। हमको किसी दूसरे आदमी से चैलेंज नहीं करना है, दूसरा से कंपटीशन नहीं करना है। हमारा कंपटीशन अपने आप से है। जो हमारी हेल्थ कल थी, आने वाले कल में उससे हमारी हेल्थ इंप्रूव होनी चाहिए। और परसिस्टेंट टारगेट होने चाहिए कि 6 महीने के बाद मेरी मेटाबॉलिक हेल्थ ये होगी, मेरे ब्रीदिंग पैरामीटर्स ये होंगे, ब्लड प्रेशर ये होगा। खाली वेट के ऊपर ना जाएं, ओवरऑल सारे पैरामीटर्स के ऊपर जाएं। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमको ज़रूर मैसेज करके बताएं। इसके अलावा गायनेक हेल्थ से रिलेटेड और कोई टॉपिक्स पे आपको सुनना है हमारी वीडियोस, तो भी हमको कमेंट करके बताएं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।